पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में, पारावैद्युत पदार्थ के विषय में। पारावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में पोलराइज कर जाता है। क्या कर जाता है? वे पदार्थ जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में पोलराइज कर जाता है यानी ध्रुवित हो जाता है, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? परावैद्युत पदार्थ या डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। क्या कहते हैं? तो आपको सबसे पहला सवाल यही बनता है कि आप पहले नंबर ये बताएं कि डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस किसे कहा जाता है। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। पीछे से कुछ लड़कियों का आवाज आ रहा है, फिर हमेशा के लिए बोलती बंद कर देंगे। कुछ बुझाता तो है नहीं, स्मार्ट कम बना कीजिए वरना बेइज्जती लिखा है। कुछ देंगे इंसल्ट ही महसूस होगा, तुम्हें इंसल्ट महसूस होगा, हमको कमजोरी महसूस हो जाता है। ये सब मेहनत पानी, इसलिए हिम्मत नहीं करता कोई विद्यार्थी से सवाल करने के, एकदम घटना जैसा लगता है, देखे का हिम्मत नहीं करता। विद्यार्थी थोड़ी ना यार, विद्या के अर्थ ही शांति से सुनना चाहिए, लिखना चाहिए। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया? थ्योरी पर बात किया, लिखने का एक भी काम नहीं किया। मेरा नियम है, एक दिन सीखो, दूसरा दिन एकदम जम के लिखो और ढंग से लिखो। तो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस किसे कहेंगे? अगर एक पहला सवाल आता है तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को परिभाषित करें। ठीक है ना? तो आप इसके उत्तर में क्या लिखेंगे? A material which become polarized, which become polarized, influence of external electric field, external electric field। एक ऐसा पदार्थ जो बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में पोलराइज कर जाता है, ध्रुवित हो जाता है, ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अच्छा, एग्जांपल फिर इसके बाद दे देना। पहले नंबर तो आप इसको चित्र से समझाना, एक चित्र से समझाना जरूर चाहिए। एक पदार्थ, एक छोटा सा ब्लॉक बना देना, इसमें प्लस और माइनस का युग्म रूप साथ साथ दिखाना, प्लस और माइनस का युग्म रूप साथ साथ दिखा दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा E = 0। तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, E = 0 मतलब अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। फिर इसके बाद इसी डायग्राम को रिपीट करना है और रिपीट करने के बाद अगल बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड का चित्र बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का अगल बगल में चित्र बनाना है। और चित्र बनाने के लिए आप इस तरह का चित्र बना लो, या इलेक्ट्रिक फील्ड दाईं ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? दाईं ओर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या वह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है और इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में है? दाईं ओर। तो इस पर जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी दिशा में खींच ले, और नेगेटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक अपने विपरीत दिशा में फेंक देगा।
तो सारे पॉजिटिव चार्ज इस हिस्से पर जमा होंगे और सारे नेगेटिव चार्ज इस हिस्से पर जमा होंगे, यानी चार्ज का जो यह ग्रुप साथ साथ चल रहा था ना, वो साथ साथ ग्रुप अब क्या हो गया, सेपरेट हो गया, दो गुटों में बट गया। और दो गुटों में बट जाना ही पोलराइजेशन। तो यहाँ पर दो गुट चार्ज में बट गए, इस हिस्से में दिखने लगेगा प्लस, जिधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर हो जाएगा प्लस, अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस। ऐसा होगा तो पदार्थ के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। क्या क्रिएट होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह डायरेक्शन किधर होगा, तो वह डायरेक्शन होगा प्लस चार्ज जिधर डेवलप हुआ उधर से उधर की ओर जिधर माइनस चार्ज डेवलप होगा, प्लस से माइनस की ओर। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर क्रिएट हो जाता है, बाहर इधर की ओर, उल्टा डायरेक्शन। अब इसको हम यहाँ लिख देते हैं इन, क्या लिख देते हैं, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हुआ। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ा देगा कि घटा देगा, तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में है और ये अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन के बाद बना रहा है, किसमें बना दे रहा है, माइनस में, उल्टा बना दे रहा है। तो इसके आने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, इसके आने से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड घटते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट लिखना चाहिए आप लोग को नोट करके, क्या, तो पॉइंट में आपको ये लिखना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड decreases due to dielectric material, dielectric material, dielectric material के कारण कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के मान में क्या होते हैं, तभी आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस ड्यू टू डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, पैरावैद्युत पदार्थ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एग्जांपल लिख लेना होगा कि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के एग्जांपल क्या है। तो एग्जांपल कहाँ लिखेंगे, चित्र जहाँ बनाए हैं वहीं पर आप एक दो एग्जांपल लिख दो। एग्जांपल में लिख सकते हैं डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का एग्जांपल। तो पहला चीज तो आप वाटर ले लो, पानी। अच्छा, पानी लो, HCl ले लो, HCl ले लो, आप शीशा ले लो, प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक, रबड़, ये सब के सब क्या है, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है, कुचालक है। कैसा है, कुचालक है। अब इनमें गुण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो अपने आप को पोलराइज कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे तो अपने आप को क्या कर लेंगे, पोलराइज कर लेंगे। यह इनके अंदर गुण होता है। एग्जाम्पल जरूर देना चाहिए, दो को एग्जाम्पल लिख देने में आपको ये कॉन्सेप्ट की ताकत और बढ़ जाती है, ठीक है ना। अच्छा, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं और एक नॉन पोलर होते हैं। आप देख सकते हैं जो एग्जांपल दिए हैं, HCl पोलर कंपाउंड है, वाटर पोलर कंपाउंड है, लेकिन हमारे पास PB यानी कांच पोलर नहीं है। तो कुछ पोलर के होते हैं, कुछ नॉन पोलर के होते हैं। तो आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के टाइप्स कितने हैं, तो दो टाइप, पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। तो आपको इसमें टाइप्स बताना है। तो टाइप्स क्या बता सकते हैं, टाइप्स
टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या सब्सटेंस। टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, तो यहाँ दो टाइप के होंगे। कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के होंगे। पहला का नाम पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या सब्सटेंस लिखो ना, हमेशा मटेरियल लिखो, लैंग्वेज थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए। मटेरियल, सब्सटेंस, क्या होता है? पहला क्या होता है? पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सब्सटेंस, और दूसरा में क्या होता है? नॉन पोलर। अच्छा, एग्जांपल में आपको देना पड़ेगा। तो पोलर में आप दे सकते हैं पानी और HCl, नॉन पोलर में PV, प्लास्टिक, ये सब नॉन पोलर हो जाएंगे। तो दो टाइप के आपको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मिलेंगे, परावैद्युत पदार्थ मिलेंगे। पहला वे होंगे जिसमें पोलराइजेशन होगा, मतलब पोलर कंपोनेंट होंगे, अणु वगैरह, आयनिक कंपाउंड आप लोग इसमें ले सकते हैं। अच्छा, नॉन पोलर में एक और देखो, नॉन पोलर का एग्जांपल लिखना होना, तो नॉन पोलर जितने भी हाइड्रोकार्बन आप लोग पढ़े, चाहे मीथेन पढ़े, चाहे ब्यूटेन पढ़े, चाहे कोई भी पढ़े हो, बेंजीन पढ़े हो, ये सब पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर है। बेंजीन पोलर है, नॉन पोलर है। और नॉन पोलर है तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। नॉन पोलर के एग्जांपल में दो तीन को क्या बहुत सारा लिख सकते हो। पोलर में तो कुछ लिख सकते हो, एसिड बेस साल्ट का एग्जांपल ले लेना, पोलर होते हैं नॉर्मली। और नॉन पोलर में आप कोई भी हाइड्रोकार्बन उठा के डाल दो। नॉन पोलर में आपको हाइड्रोकार्बन डालना है, मीथेन, बेंजीन, एगो डाल दो साइक्लिक वाला, एगो नॉन साइक्लिक वाला। मैंने एग्जाम में कुछ बताइए कि आप स्पेशल है, यूं ही नंबर मांग नहीं रहे आपसे, ठीक है ना? नॉन पोलर तो याद रखना है, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। पहला नंबर तो डेफिनेशन, a material which becomes polarized influence of external electric field, एक ऐसा पदार्थ जो बाह्य विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवित हो जाता है, वो क्या करता है? उससे क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता कैसे? तो ड्यूरिंग पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सटर्नल, बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में यह अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अब इसका परिणाम क्या निकलता है? तो बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के कारण पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के मान को कम कर देता है। पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के मान को क्या कर देता है? कम कर देता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यही बात हमने लिखा है कि कुल इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटेगा, इसके कारण डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के कारण। इसके कारण डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा? हटाने का काम करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक या परावैद्युत नियतांक, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? परावैद्युतांक या परावैद्युतांक या परावैद्युत नियतांक। अब से पता चल रहा है ना, नाम में ही ये सब इस्तेमाल करना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे कहते हैं? तो देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम को ही करते हैं। अब इतना बात आपको बोल दिए तो आपका दिमाग काम करना चाहिए। ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम हम पहले पढ़ लिए, कहाँ पढ़े थे? गुलाम सलाम में। वहाँ पर बताए थे
कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला बल केवल दूरी और चार्ज के मान पर निर्भर नहीं करता है, ये भी निर्भर करता है कि चार्ज कहाँ है, किस जगह पर है, उसके आसपास में किस तरह का मीडियम है। मीडियम डिसाइड करेगा कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा। अभी मीडियम डिसाइड करने वाले का जो नाम है उसी का नाम है पैरावेलोसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया है उसी को यहाँ हम ला सकते हैं, इसको नए तरीके से भी सीख सकते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पर जो आपको पैरावेलोसिटी समझना है वो इस रूप में समझना है, इस रूप में कि मान लो कि आपके पास कोई परावैद्युत पदार्थ है और परावैद्युत पदार्थ है, अब इसने बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड ई में इसको किसी ने रख दिया, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट बोल रहे हैं, बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोल रहे हैं, ई नॉट। ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इसके अंदर पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड दाएं है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्रिएट होगा, बाएं। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा हुआ इसको हम ई इन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ई। अच्छा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पैदा होगा इसको बताने के लिए एक संख्या की जरूरत पड़ेगी कि अंदर में बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है, अंदर में 5 है, कितना हुआ, आधा, दूसरे डिवाइड कर दिया। अच्छा, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड 40 है, अंदर में 10 है, कितना से डिवाइड कर दिया, 4 से। किससे डिवाइड कर रहे हो, नंबर से, कोई नंबर से डिवाइड कर रहे हो, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त कर रहे हो, ये भूलना मत। मैं फील्ड को नहीं जानता, मैं ये जानता हूँ कि हमें करना क्या है, आसान नहीं चाहिए, सीधा हमको काम करने का आता चाहिए। तो देखो, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बता दिया कि 50 है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 40 है। अब क्या होगा, तो बाहर में 50 है, अंदर में 25 होता तो हमारा दिमाग है कि 2 से भाग देना है। बाहर 50 है, अंदर 5 होता तो दिमाग में काम करता कि 10 से भाग देना। यानी बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड से भाग देना है तो कोई नंबर मिलेगा, केवल क्या मिलेगा, कोई नंबर मिलेगा, और जो नंबर मिलेगा वही नंबर हमारा क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अच्छा, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को 2 तरीके के सिंबल से लिखते हैं, एक स्मॉल के, एक स्मॉल के भी कोई लिख देता है, और हम एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अच्छा, एप्सिलॉन आर भी 2 तरीके से लोग लिखता है, एक वो ऐसे एकदम लिखेगा, कुछ लोग ऐसे लिखेंगे, तो हर लोगों के स्टाइल से हम परेशान हैं। एक व्यक्ति ऐसे औरंगाबाद लिखा, हम चकरा गए, या आज तक कितना भयानक हमने हिंदी लिख दिया, कुछ ढंग लिख दिए, कुछ ढंग, इसको देख करके हमारा तबीयत बिगड़ने वाला था कि कौन सा मीडियम का अ है, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, कौन सा क्या किस तरह आदत है कि कर्सिव है। तो लिखावट से हम लोग परेशान हैं, और कुछ नहीं, लिखावट से आपको परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, लिखावट से आपको परेशान नहीं होना चाहिए, सब लिखावट है। तो कभी कभी के लिखे हुए देखेंगे, कभी कभी एप्सिलॉन आर, कभी कभी चढ़का एप्सिलॉन आर। अब इसमें लेकर कंफ्यूजन थे कि के कोई और है, अभी एप्सिलॉन आर कोई और है, और चढ़का एप्सिलॉन आर कोई और है। अरे भाई वही मुंह बना गया है। हम धोती कुर्ता पहन के आएंगे तो हमारा फिजिक्स पढ़ाने का अंदाज बदल जाएगा क्या? ऐसा लगता है कि जैसे हम धोती कुर्ता पहन कर आ जाए तब फिजिक्स पढ़ाने का अंदाज बदलेगा। माई क्वालिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फिजिकल प्रॉपर्टीज। बाह्य भौतिकीय गुणों से हमारे आंतरिक गुणों का कोई लेना देना नहीं।
ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई इसको K लिखेगा, कोई एप्सिलॉन लिखेगा। अच्छा कैसे निकलेगा? निकलेगा बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड से भाग देने। कैसे निकलेगा? बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड से भाग दे दो। माने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर का लो, अब अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो कितना? E। अब इन दोनों का रेशियो तैयार करो। इन दोनों का जो रेशियो है यही एक अंक मिलेगा। बताओ तो रेशियो मिलेगा तो अंक मिलेगा कि कोई यूनिट वाला राशि मिलेगा? बताइए आप लोग। भाई ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऊपर में न्यूटन पर कूलम और नीचे भी, तो ये तो नंबर यूनिट यूनिट कट गया, केवल नंबर रह गया ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ प्योर नंबर। पहला बात तो हम सीख लिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ प्योर नंबर ऑफ different types of dielectric substance by which it is easy to explain how much electric field created inside the dielectric field। कुछ समझ में आया? अरे कोशिश कर रहे थे कि अंग्रेजी बोले, हमरो समझ में आया का है? कोई जरूरी नहीं है कि हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो हिंदी में ना समझेंगे। समझ रहे लेकिन समझा नहीं पा रहे। ऐसा हुआ है सबके साथ। बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां आ जाएंगी जिसको समझेंगे लेकिन समझाने की सामर्थ्य आप में नहीं होता है। मैं बोल रहा हूँ कि परावैद्युत नियतांक एक संख्या है जो अलग अलग परावैद्युत पदार्थों के लिए होती है। इस संख्या के माध्यम से हम ये पता कर लेते हैं कि पदार्थ में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, किसके प्रभाव में? बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव। पदार्थ में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, तो अंदर में कितना? ये बताने के लिए कोई नंबर चाहिए ना। तो जो नंबर आप ढूंढ रहे हो नंबर कौन है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग चाहें एप्सिलॉन r से a से ऐसे दिखा सकते हैं। अच्छा आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं तो थोड़ा सा एक लाइन आप बता दो। किसी ने ऐसे लिख दिया k बराबर एप्सिलॉन और यहाँ पर ऐसे लिख रहा है। एक रिलेशन आओ बोलिए। यार क्या फॉर्मूला बोलो? पढ़ाए ना एग्जाम गुलाम सलाम में। क्या पढ़ाए थे? एक्सल बटा में एक्सल नॉट पढ़ाए थे ना। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला है, एक्सल बटा में एक्सल। ठीक है ना। यानी हम चाहें तो एप्सिलॉन को एक पहले हम डिफाइन कर चुके हैं पहले फर्स्ट टाइम। आज हम लोग इसको डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप कैसे डिफाइन करेंगे? द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। भाई यही सब देखकर डिफाइन करेंगे। लंबा चौड़ा डेफिनेशन में कहा जाए ना बुझा रहा किताब का परिभाषा व्याकरण कहाँ लिख रहे हैं अपनी भाषा में उत्तर आसानी से समझता है। हम जो समझे वो डेफिनेशन लिखेंगे और यही तो चाहिए हमारे बोर्ड को, यही चाहिए कि आप कितना समझदार हैं एग्जाम से बताइए। आप एग्जाम देते हैं तो क्या बताते हैं? एग्जाम के माध्यम से क्या पता चलता है? आपकी मॉनिटरिंग हो रही है, आपकी जांच हो रही है कि आपने 15 सालों तक पढ़ा कि मम्मी पापा का पैसा बर्बाद किया। आओ इधर लिख के बताओ। कॉपी में बढ़िया से लिखा, अच्छा नंबर, जाओ सेल्फी फोटो तो खिंचवा, मिठाई खा, बिहार में। अरे एग्जाम यही लिखना हो रहा है, आपकी जांच हो रही। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो डेफिनेशन लिखने के लिए हम यहाँ पर आएंगे ऐसे। ठीक है। The ratio of external electric field
external electric field and developed electric field due to या during the ratio of external electric field and developed electric field inside dielectric materials. बाह्य विद्युतीय क्षेत्र और परावैद्युत पदार्थ के अंदर उत्पन्न होने वाले विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात को हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये डेफिनेशन लिखने के बाद आपको एक चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद ये दो फार्मूला लिख देना है, ठीक है ना। ए वाला लिखना जरूर, ए वाला लिखना चाहे मत लिखना है, जरूर लिखना। ए फार्मूला लिख देना है। अच्छा, अगर एप्सिलॉन आर का मान पूछे, यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ एप्सिलॉन आर या के, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट लेस है। क्या ही यूनिट लेस है? और यूनिट लेस को हम डायमेंशन लेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमेंशन लेस। जो यूनिट लेस है वह डायमेंशन लेस है। और डायमेंशन लेस के लिए डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा बोलो? जो चीजें डायमेंशन लेस होता है उसका विभेद सूत्र क्या लिखते हैं? m0 d0 या इसके बदले 1। तो लो एक ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए बन गया। कह देगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का विभेद सूत्र बताइए। अब 4 ऑप्शन रहेगा, तो उस ऑप्शन को मार देना जिस पर तीनों पर पावर कितना देख लेना 0, क्योंकि यही डायमेंशन लेस है। ऑब्जेक्टिव बीच में से ही निकल कर चला आता है, ठीक है ना। तो ये चीजें। अच्छा, इसका मान कहां से कहां तक होता है? एप्सिलॉन आर का मान कहां से कहां तक होता है आप लोग जानते हैं? एप्सिलॉन आर का मान 1 से जब भी होगा या बराबर होगा या बड़ा होगा, कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा। और लेस देन होगा या इक्वल होगा इंफिनिटी की। माने एप्सिलॉन आर का मान या के का मान 1 से अनंत के बीच में होता है। 1 से अनंत के बीच में एप्सिलॉन आर का मान होता है, ठीक है ना। 1 किसके लिए होता है? हवा या निर्वात के लिए। अनंत किसके लिए होता है? कोई कंडक्टर के लिए यानी मेटल के लिए। किसके लिए? अनंत किसके लिए? मेटल के लिए। हवा और निर्वात के लिए कितना? 1, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एप्सिलॉन आर की कहानी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जाना जाएगा। तो क्या क्या आपने सीखा? यह एक अनुपात है। बाहर के विद्युत क्षेत्र कितना था, अंदर में विद्युत क्षेत्र कितना आ गया, भाग देकर बताओ। जितना नंबर आ गया, भाग देने पर जो नंबर आया वही नंबर के नाम सोची है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका एक और नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक और नाम माध्यम की अपेक्षित परावैद्युता, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है ना। इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस है। अच्छा, यूनिट लेस है तो डायमेंशन लेस है, और डायमेंशन लेस है तो डायमेंशन फार्मूला क्या है? m0 d0। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, बन जाना चाहिए। एप्सिलॉन आर का मान कहां से शुरू कहां पर खत्म? 1 से शुरू अनंत पर खत्म। क्या एप्सिलॉन आर का मान 1 से छोटा हो सकता है? संभव नहीं। ते सब ऑब्जेक्टिव में आप लिखा, वरना आज छोकरा की शादी है तो हम ही जब पापा के नाम पर कार्ड डाले फिर भी गया बिना पूछे।
मम्मी के नाम पर कार्ड आया तो कार्डो आता है, उसमें श्री और श्रीमती दोनों एक साथ है, तो श्रीमती को आदेश दिया जाता है कि काट। हर शादी के कार्ड में श्रीमती काटे हुए रहते हैं। ऐसा कार्ड देखे होंगे आप लोग, ज्यादा वैसा ही मिलेगा, श्रीमती जी काटे हुए। यानी वो जताना चाहता है कि केवल व्यक्ति प्रमुख को बुलाया जा रहा है, आपके घर का जो व्यक्ति हो इस एक प्रमुख को बुलाया जा रहा है। अब आप मुंह उठा के चल जाते हैं, पापा नहीं जाएंगे। कुत्ता 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग सुने कभी? लो सुना देता हूँ। कुत्ता 4 प्रकार के। पहला कुत्ता जो कुत्ता पाला, और दूसरा कुत्ता जमाई घर साला। माने जीजा जी के घर में साला जी को ना होना चाहिए, कुत्ते जैसा फीलिंग होता है। जब आएंगे जीजा जी तुमको बात सुना देंगे, पढ़ाई कर रहे हैं, इधर जाइए, हैं? अब बेचारा एकदम सुनते रहेंगे, बड़ा ही जनरलाइज कंडीशन होता है। पहला कुत्ता जो कुत्ता पाला, अब देखिए बतिया बोल रहे हैं ना, तो तुम जाग के सुन रही। पहले से बोल रहे थे तो एकदम ऐसे निस्तबल करके शायद ऐसे करके लिख रहे हो, अब 2-4 बूंद गिर गया पेज पर तो भी सड़ जाएगा। फिर पहुंचते रहेंगे कि कहाँ लिख रहे हैं। अभी बता रहे हैं कुत्ता कितने प्रकार के, जिनके के रूप में याद रखिए। पहला कुत्ता जो कुत्ता पाला, दूसरा कुत्ता जमाई घर साला, और तीसरा कुत्ता ससुर घर दामाद, और चौथा कुत्ता जो बिना बोलौले। 4 प्रकार के कुत्ते होते हैं। अच्छा, पहला कुत्ता को मैं कुत्ता पाला क्यों कहा? जो कुत्ता पालता है बेचारा, उसका नेचर भी कुत्ते जैसा है। मत ले हो बोल बोल करके बेचारा सिखाता है, कुत्ते की तरह एक्टिविटी कर करके उसको। आजकल तो कुत्ता भी ऐसा है जिसमें कोई कुत्तापन नहीं है। आजकल के कुत्ता में कोई कुत्तापन नहीं मिल रहा है। पहले कुत्ता होता था, 11 बजे रात में अगर सिनेमा देख के लौट रहा है ना, बिना बेल्ट के हैं तो बिना फुल पैंट के भेज देंगे। बेल्ट है तो निकालो और डराओ तब आगे निकलो। पहले के कुत्ता एकदम कुत्ता पर खाओ करा, गली का शेर होता था। और तनी सुधार अगला सवाल हम लोग सीखेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परावैद्युत सामर्थ्य।